मतलब महात्मा गांधी साफ कहते हैं कि जनता को इतना ज्यादा सशक्त होना चाहिए कि वो अपनी सरकार को, वो अथॉरिटी को कंट्रोल कर सके और रेगुलेट कर सके। मैं यहाँ पर गांधी जी का एक कोट करूंगा कि गांधी जी ने कहा था कि एजुकेशन विदाउट मोरालिटी इज नथिंग बट बैंक्रप्सी। हर बात वो सही नहीं होगी जो सत्ता कह रही है, वही सारी बातें ठीक है। ट्रुथ कैन नॉट बी ड्रिवन बाय द एस्टेब्लिशमेंट। आप कह रहे हैं ना कि हमारी लोकतंत्र की जड़ें नीचे नहीं पहुंची हैं, ठीक बात, अच्छी बात है। हो सकता है मेरे गांव तक ना पहुंची हूं, आपके गांव तक ना पहुंची हूं लोकतंत्र की जड़ें, पर क्या लोकतंत्र की जड़ें हाई कोर्ट के जजों के पास भी नहीं पहुंची हैं, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं? सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट डीप टॉक। डीप टॉक के इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ हैं अश्विनी शंकर। अश्विनी आजकल देश के नामी गिरामी इंस्टीट्यूशंस में, यूपीएससी कोचिंग के इंस्टीट्यूशंस में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और साइंस टेक जैसे विषय को पढ़ाते हैं। तो स्वागत करते हैं मेरे दोस्त और चिंतक अश्विनी शंकर का। धन्यवाद कुणाल फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो, and I really glad that you have given a very big introduction to me. I'm rather a small citizen of India, whom you call Mango Man, right? Aam Aadmi. But in our way, we ठीक are contributing to the progress of this country. Yeah. Thank you very ठीक है, much. ठीक। अश्विनी, आज इस डीप टॉक में हम लोग बात करेंगे जो आजकल जो जो चल रहा है लोकतंत्र को लेकर के, जो सारी देश की चिंता है, उस पर ही बातचीत होनी है मोटे तौर पर। और मेरी आज चिंता ये है कि जो अभी कल राज्यसभा चुनाव हुए हैं, स्पेशली हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, इसमें हुआ क्या है कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव कांग्रेस, एक सीट थी और उसमें कांग्रेस हार गई। उसमें 6 जो एमएलएस थे कांग्रेस के, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, वो भी भाजपा के पक्ष में। और यही हाल समाजवादी पार्टी के एमएलएस ने किया है उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से वो एक सीट वहां पर हार गए। तो 2 सीटें भाजपा ने एक्स्ट्रा जीती हैं, एक हिमाचल प्रदेश में और एक उत्तर प्रदेश में, जो कि असल में उनकी सीटें नहीं थी, उन्हें नहीं जीतना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग इसको मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रेटजी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस की कमी है। तो ये बात नहीं समझ में आती है कि आपके घर में चोरी हो जाती है और आप चोर को ही तवज्जो देते हैं, कहते हैं चोर की स्ट्रेटजी कितनी बढ़िया थी, चोर कितना जबरदस्त था, क्या बात है, उसकी कितनी बढ़िया टेक्निक थी। बजाय इसके कि जिसने चोरी की है उसको अपराधी ठहराया जाता, बजाय इसके कि जिसने चोरी की है उसको दोषी माना जाता, चोर को ही ग्लोरीफाई करने की रणनीति है। मैंने अभी देखा, कल एक डिबेट में देखा कि एक जर्नलिस्ट हैं मिस्टर त्रिवेदी, वो एक किसी डिबेट में बोल रहे थे कि राजनीति की बात करते हैं, बहुत मतलब इतना कैजुअल होकर बोल रहे थे जैसे कोई मुद्दा ही नहीं, राजनीति की बात करते हैं, नैतिकता की बात नहीं है। मतलब उनके लिए राजनीति और नैतिकता 2 अपोजिट पोल हैं, बिल्कुल कंप्लीटली अपोजिट पोल हैं। ना नैतिकता राजनीति में आ सकती है, ना राजनीति नैतिकता में आ सकती है। जबकि हम लोग जानते हैं, आपने भी यूपीएससी दिया है, मैंने भी दिया है, और हम लोगों ने एथिक्स में पढ़ा था, वो गांधी जी के साथ जो हम लोगों ने पढ़े थे ना, तो उसमें क्या था कि एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है और पॉलिटिक्स में भी एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। एक आपको मैं कोट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये बुक है जोशी जोसेफ की, द साइलेंट कू, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज डीप स्टेट। आपने भी पढ़ी होगी। इसमें लिखा है गांधी जी ने, रियल स्वराज विल कम नॉट बाय द एक्विजिशन ऑफ अथॉरिटी बाय अ फ्यू, but by the acquisition of capacity by all to resist authority when it is abused. फिर आगे वो लिखते हैं कि in other words, स्वराज is to be obtained by educating the masses to a sense of their capacity to regulate and control the authority. मतलब महात्मा गांधी साफ कहते हैं कि जनता को इतना ज्यादा सशक्त होना चाहिए कि वो अपनी सरकार को, वो अथॉरिटी को कंट्रोल कर सके और रेगुलेट कर सके। आपको क्या लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में, आपको क्या लगता है कि महात्मा गांधी कितना रेलेवेंट है इस मामले में? कुणाल, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारे जो देश की नींव रखी गई है, जो भारत है, जिसको आप चाहे भारत कहिए चाहे इंडिया कहिए, वो भी एक डिबेट हो गया है। इसकी जो नींव रखी गई है, हमारा जो पूरा कल्चर है, इंडियन कल्चर जो है, उसका जो एसेंस है वो इथिक्स है। दैट इज इथिक्स, दैट इज मोरालिटी। आज के समय में हम राम मंदिर का निर्माण कर चुके हैं। राम को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम राम को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ऐसा क्या है राम में
वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम विच इज एग्जैक्टली। ड्रिवन बाय मोरल वैल्यूज, इथिक्स। हम इसलिए राम को पूछते हैं कि उसने हमको क्या सिखाया, कि एक बाप की, एक अपने पिताश्री की एक विश पूरी करने के लिए, कि उनके पिताजी के जो वर्ड्स हैं वो डाउनफॉल ना हो जाए, वो 14 साल के वनवास पे चले गए। उनका ब्रदर भरत, जिसको सब एकदम क्लियर कट अपॉर्चुनिटी थी उनके पास कि वो राजा बने भारत के, वो डिक्लाइन कर देते हैं कि नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं गद्दी पे बैठूंगा नहीं। तो ये हमारा कल्चर है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम भारत को राम राज्य बनाना चाहते हैं, मैं अब इस डिबेट में नहीं जाऊंगा राम राज्य की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल डायमेंशंस क्या है। तो एक तरफ आप ये कहते हैं कि नैतिकता का और राजनीति का कोई संबंध ही नहीं है, तो पैराडॉक्स क्रिएट कर रहे हैं आप, अपवाद क्रिएट कर रहे हैं आप। और खुलेआम कह भारत, रहे हैं अश्विनी, आप समझिए, आप समझिए, वो खुलेआम कह रहे हैं, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सोचिए कि वो आने वाली जर्नलिस्ट की जो जनरेशन है उसको क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप पत्रकार बनिए चाहे कुछ बनिए, आप राजनीति को कवर करिए, पर ये मत ध्यान दीजिए कि राजनीति और नैतिकता में कोई संबंध है आपस में। कितना कितना भद्दा मैसेज है, आप सोचिए। और वो मैं यहाँ सीनियर पर जर्नलिस्ट। गांधी जी का मैं यहाँ पर गांधी जी का एक कोट करूंगा कि गांधी जी ने कहा था कि एजुकेशन विदाउट मोरालिटी इज नथिंग बट बैंक्रप्सी। ये गांधी जी का कोट है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वैल्यू सिस्टम। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आई वुड लाइक टू कोट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन चाहे कितना अच्छा हो, यदि उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग इनकैपेबल हैं, करप्ट हैं, इनकम्पिटेंट हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल आल्सो फेल द पीपल। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कितना खराब हो लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने वाले पीपल आर ड्रिवन बाय एथिक्स, मोरालिटी, कमिटमेंट टुवर्ड्स द मासेस, दे विल दे विल क्रिएट वंडर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मोरालिटी, इथिक्स तो हमारी लाइफ का एक एसेंस है। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब है जो लास्ट हाशिए पे खड़ा हुआ आदमी है उसको भी हम डिसीजन मेकिंग के अंदर लेके आए। आप G20 करवाते हैं, G20 में आप एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अफ्रीकन यूनियंस को लेके आते हैं G20 में। क्यों लेके आते हैं? ताकि जो डिसीजन मेकिंग है, वर्ल्ड का जो एक ऑर्डर है, उसके अंदर जो हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं उनकी भी आवाज सुनी जाए। सवाल ये है, सवाल ये है आज इंडियन डेमोक्रेसी में, इंडियन सोसाइटी जो कंटेम्पररी टाइम्स चल रहे हैं, कि क्या हम जो बात हमारे से डिफरेंट है, क्या हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? सवाल ये है कि आप किस तरीके का भारत का निर्माण करना चाह रहे हो आफ्टर 20 ईयर्स, 30, 40 ईयर्स डाउन द लाइन। जब इतिहास हमसे पूछेगा कि आप उस वक्त जब भारत में ये सब चीजें हो रही थी आप क्या कर रहे थे, सवाल ये उठेगा। अगर आप सोचिए आज राज्यसभा का इलेक्शन होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, 6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो जनता के सामने ये कह के आते हैं हम कांग्रेस से चुन के आए हैं और हम कांग्रेस की एग्जैक्टली। नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, और वो अंडर आई डोंट नो, आजकल ईडी का प्रेशर बहुत चल रहा है, और उसके बाद ईडी का प्रेशर है, सीबीआई का प्रेशर है, बट नॉट, और वो अंदर जाकर अदर देन द पार्टी लाइन वो वोट करते हैं। तो व्हाट इज दिस हैपनिंग? So what is happening to this society? What is happening to the democratic credentials of this country? सवाल ये उठता है। बिल्कुल। आपका स्क्रीन चला गया है यार, आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है असल में। अच्छा, अब ठीक हाँ, हो गया होगा। अब सही, अब सही, अब सही। हम्म। तो ये किसी भी अब हालत जैसे में जिस किताब लोकतंत्र। का आपने जिक्र किया है, जोशी जोसेफ ने, बहुत अच्छी किताब, जर्नलिस्ट थे ये, और बहुत अच्छी हम्म। किताब उन्होंने लिखी है, जोशी जोसेफ, डीप स्टेट। यस, एक बार दिखा तो देना चाहिए डीप ताकि स्टेट, लोग पढ़ लें। हाँ हाँ, ये मैं चाहूंगा ये लोग इस किताब को पढ़ें, साइलेंट कू। क्योंकि देखिए आप समझिए इस चीज को, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि आपके जो अपोजिट पॉइंट ऑफ ओपिनियंस हैं वो भी स्पेस, उनको भी स्पेस मिले। हर बात वो सही नहीं होगी जो सत्ता कह रही है वही सारी बातें ठीक है। ट्रुथ कैन नॉट बी ड्रिवन बाय द एस्टेब्लिशमेंट। अनफॉर्चुनेटली आज के समय में क्या हो रहा है, ट्रुथ वो है जो एस्टेब्लिशमेंट बोल रही है। दैट इज नो, अभी रिसेंटली, अभी आप कल की न्यूज़पेपर में था, लाला लाजपत राय के ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी है, तो उसकी बुक में उन्होंने लिखा कि जो राइटर हैं वो कहती हैं कि लाला लाजपत राय ने बात कही कि जो ये जो डिवीजन किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम में, ये इट इज दी, यू कैन से इट इज दी सेम लाइन ऑफ थॉट perpetuated by the Britishers. Otherwise, इन द वर्ड्स ऑफ लाला लाजपत राय, उन्होंने बहुत बहुत क्लियरली, कैटेगोरिकली लिखी अपने आर्टिकल के अंदर कि हमको उन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कॉमनैलिटीज के इश्यूज हैं। हमारे पास बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमको यूनाइट करती हैं, हमें कॉमन बनाती हैं।
क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है। ये देश खाली कुछ लोगों का नहीं है, देश सबका देश है। तो इसीलिए हमने बात, दैट इज व्हाई वी से यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। नहीं और जबकि हम कोशिश क्या कर रहे हैं, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मेरे को आवाज, आप बोल सकते हैं। हम कोशिश क्या कर रहे हैं? कोशिश ये कर रहे हैं भारत में, आज जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कोशिश ये कर रही है कि हिंदू और मुस्लिम में कोई भी अगर एक फॉल्ट लाइन हो, हेयर लाइन भी हो, हेयर लाइन के बराबर भी फॉल्ट लाइन हो, तो उसको एक्सप्लॉइट कर लिया जाए और उसको सोसाइटी को पोलराइज करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। आप समझिए कि जो बात महात्मा गांधी लिख रहे हैं लोकतंत्र के बारे में, मतलब मैं इस कंटेक्स्ट बात करना चाह रहा हूं कि इसको मास्टर स्ट्रोक क्यों बोला जा रहा है। मतलब 6 विधायक बिक गए, उन्होंने विचारधारा अपनी छोड़ दी और आप कहते हैं कि कांग्रेस का किला कमजोर था। अरे भाई आप ये बताइए, वो किला हमेशा कमजोर होगा जो एक लालची को पैसा नहीं दे सकता है, जो एक लालची को पद नहीं दे सकता है, वो उसको तो आपको कमजोर कहना ही चाहिए। कांग्रेस इस लिहाज से कमजोर है, 10 साल से सत्ता में नहीं है कांग्रेस, तो उसके पास पैसा कहां से होगा। एक विधायक को, जिसको कांग्रेस अपने विचारधारा के आधार पर रोके हुए थी, जिसको कांग्रेस ने जो कांग्रेस से चुनकर आया, लोगों ने कांग्रेस का नाम देख करके उसको चुना है। अगर उसको 20 करोड़ 50 करोड़ रुपए ऑफर, आई डोंट नो कितना ऑफर हुआ, पर निश्चित रूप से या तो पैसा इतना ऑफर हुआ जितना एमएलए के दिमाग के बाहर की बात थी, और या फिर उसके ऊपर इतना अधिक प्रेशर था जिसको वो हैंडल नहीं कर सकता था। लेकिन दोनों ही स्थितियों में ये डेमोक्रेटिक सेटअप तो नहीं है किसी भी हालत में। अब कोई ये कहना चाहे कि ये डेमोक्रेसी है, ये मास्टर स्ट्रोक है, तो आई डोंट बिलीव इन इट। व्हाट डू यू से? बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता, मास्टर स्ट्रोक नहीं है ये तो, एक तरीके से इट इज अ ब्लैक स्पॉट ऑन द इंडियन डेमोक्रेसी। I would rather call it a black spot in Indian democracy. It is a threat to our election system. आप सोचिए, जब राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट्स का इलेक्शन हो रहा है, वहां पे जो रूलिंग पार्टीज के एमएलएज हैं, वो इस तरीके से आउट ऑफ द वे जाके अगेंस्ट योर पार्टी वो वोट करते हैं, तो आई थिंक द इलेक्शन कमीशन शुड टेक दिस कॉग्निजेंस। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन कॉग्निजेंस लेगा? इलेक्शन कमीशन को चुनने की प्रक्रिया खराब कर दी गई, वो डेमोक्रेसी से जुड़ती भी नहीं, वो डेमोक्रेसी की परिभाषा के अंतर्गत ही नहीं आती, जिसमें सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बॉडी है, वो इंस्टीट्यूशन है जिसको केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा। ये मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निष्पक्ष होना ही होगा अगर लोकतंत्र को सरवाइव करना है तो। और वो तो निष्पक्ष दिख ही नहीं रहा कहीं से। पूरे 10 सालों में एक भी शिकायत जो प्रधानमंत्री के खिलाफ गई है, जो अभी के गृह मंत्री के खिलाफ गई है, या उनके नेताओं के खिलाफ गई है, उस पर उनके खिलाफ कोई फैसला ही नहीं आया। ऐसे भी आरोप लगते हैं कि वो डेट्स ही इस तरीके से, इलेक्शंस की डेट्स इस तरीके से रखते हैं जिससे रूलिंग पार्टी को फायदा हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर ही कॉन्स्टिट्यूशन का चौपट हो रहा है। कैसे नहीं नहीं, समझेंगे मैं कि थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा भी? कुणाल, मैं इस बारे में थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पॉजिटिव हूँ। और ओके। मैं चाहूंगा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो अभी भी काम कर रही हैं। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी ने जिस तरीके का फैसला दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर, आपके सामने जो दूसरा मैटर आया चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ का मैटर आप देखिए, उस पर जुडिशरी हैज प्रूव्ड द आइडिया विजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडिंग फादर्स। उसके बाद वो जो गुजरात वाला मैटर आया था, मैं नाम स्लिप कर रहा है मेरा उनका, दैट इज वेरी फेमस केस। बिल्किस बानो। बिल्किस बानो का केस आप देखिए, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग बैड, ऐसा नहीं है। इट इज पर आपको याद होगा ऑप्टिमिस्टिक ना, साइन। हाँ। पर हाँ, आपको ये है याद कि होगा कि संघर्ष हाल जारी में है। हाँ, ये है कि नहीं संघर्ष आपकी हो रहा है, और मैं ये नहीं मानता हूँ कि आपकी बात, डेमोक्रेसी में संघर्ष होना चाहिए। नहीं संघर्ष नहीं हो रहा। सुनिए, आप सुनिए तो मेरी बात हाँ तो सुनिए। हाँ अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि इस देश के हाँ। लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए 2 चीजें अहम है, एक इलेक्शन कमीशन और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। उनके कहने का मतलब था हम्म। कि जब भी हालात विपरीत हों, इन दोनों को सामने आना चाहिए। ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने? सोचिए, जब जब किसी को नीचे लेखपाल से न्याय नहीं मिलेगा, जिलाधिकारी से नहीं न्याय मिलेगा, मुख्यमंत्री से न्याय नहीं मिलेगा, मंत्री प्रधानमंत्री से न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है, सेक्रेटरी से न्याय नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट आएगा ऊपर से सुप्रीम कोर्ट आएगा जो न्याय देगा। इसका मतलब आइडिया ऑफ जस्टिस विल स्टे। उनके कहने का मतलब यह है कि वो रहेगा, कम से कम एक जगह ऐसी है जहां उसको रहना। इसीलिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अहम।
दूसरी बात वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत जरूरी है, उसको आना चाहिए। अब आप सोचिए कि एक डेमोक्रेसी, जैसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं, वैसे तो इलेक्शन का मतलब डेमोक्रेसी नहीं होता, सिर्फ इलेक्शन का मतलब डेमोक्रेसी नहीं होता। अगर इलेक्शन हो रहा है और वो निष्पक्ष नहीं, अगर निष्पक्ष नहीं है, तो होगा क्या कि ऐसे लोग भी चुनकर पहुंच जाएंगे और जिनको वहां नहीं पहुंचना चाहिए, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, और संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि वो जो चाहेंगे वो बिल लेकर के आ जाएंगे। और फिर तो आप ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी है, संसद ने पारित कर दिया बिल, इसलिए ले आए, कल के दिन उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, कल के दिन वो कुछ भी, मुझे नहीं पता क्या घोषित करेंगे, पर आप सोचिए उनके पास 400-450 सीट्स हों, तो वो क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे। अगर जनता चुन के भेज रही है तब तो अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, 400 नहीं 500 सीटें दे दे। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बायस्ड है और वो सही निर्णय नहीं लेता है, तो गलत लोग पहुंच जाएंगे ना। नहीं कुणाल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा टेक डिफरेंट है। हाँ, मैं ये मानूंगा आपकी बात, यहाँ चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, और बहुत सिचुएशन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है, नो शूज। बट आपने भी पढ़ा होगा सोशियोलॉजी में, माइल डर्के में एक बात कहता है, जब सोसाइटी ट्रांसफॉर्म कर रही होती है, एक एनोमी स्टेट होती है, तो एनोमी स्टेट होती है, उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज होते हैं। तो मुझे लगता है भारत भी एक इकोनॉमिकल स्टेट से गुजर रहा है। बट आई हैव फर्म फेथ इन दी विजडम ऑफ क्राउड्स, ये वर्ड बहुत यूज होता है पॉलिटिकल साइंस में, विजडम ऑफ क्राउड्स, कि क्राउड्स के विजडम है। यहाँ बहुत लोग ऐसे आए, बड़े बड़े दिग्गज नेता आए जिनको लगता था जो इनविंसिबल हैं, और बाद में उनकी जमानतें जब्त हुई हैं, आपने भी देखा है कुणाल साहब ये। तो कहने का मतलब ये कि हाँ ठीक है, चैलेंजेस हैं, बट स्टिल वी आई बिलीव द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल डू इट्स वर्क। The election commissioners who are the constitutional authorities, they are looking into it, and they will definitely do the, अगर हमारा सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया होता तो आज कर्नाटका में कांग्रेस नहीं होती, आज तेलंगाना में कांग्रेस नहीं होती। ऐसा नहीं है, तो चीजें हो रही हैं। हाँ, इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, और हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है जिसमें हम अपनी बात रखेंगे, अपना संघर्ष जारी रहेगा। एंड दैट इज, अब एक बात समझिएगा, लोग इस बात को बारीकी से नहीं समझते हैं कि चाहे सरकार कोई भी रही हो, हमारी जो नेशनल पॉलिसीज हैं वो रेगुलर है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। रशिया के साथ जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की थी वो मिसेस गांधी ने करी थी। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद यूएसएसआर हैपेंड इन 1971। आज जब रशिया हैज स्टेज ऑफ फुल स्केल वॉर ऑन यूक्रेन, और पूरी दुनिया ने जब भारत पे प्रभाव, पूरा प्रेशर बिल्डअप किया कि आप रशिया से रिलेशन खत्म किए, तो आई वुड लाइक टू कॉल द वर्ड्स ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, नहीं, रशिया इज आवर फ्रेंड, वी विल स्टैंड विद रशिया, और इंडिया इज द ओनली कंट्री, one of the countries apart from Turkey and China, which is engaging in business trade with Russia till now। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारे सेंट्रल फोर्सेस है वो सेम है। हाँ, कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं कि कैसे चीजें होनी चाहिए, वहां पे थोड़ा सा सेटबैक है। बट यस, एज अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इट बिकम्स अ मोरल ऑब्लिगेशन कि हमें अपनी बात कहनी चाहिए और लोगों के राइट्स के लिए फाइट करनी चाहिए। एंड आई थिंक इंडिया विल सी अ ब्राइटर लाइट हियर। I feel this, yeah. I'm not very, pessimistic on this. ठीक है, चैलेंजेस हैं, क्योंकि मुझे वो वक्त भी याद है कि टीएन शेषन साहब से पहले कोई जानता ही नहीं था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, राइट? ठीक एंड बात इट वाज मिस्टर ठीक टीएन बात। शेषन जिन्होंने एकदम फेमस किया, बाद में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। और ऐसा नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी आज भी बहुत बेटर है। और हाँ, चैलेंजेस हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा पोलराइज हो गए हैं, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट बन गया। तो ये हम लोगों की, सिविल सोसाइटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरीके के नैरेटिव को चैलेंज किया जाए। जैसे मैं और आप बैठ के आज बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, और लोगों को सही बात बताई जाए कि हिंदू मुस्लिम, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इंडियन कल्चर। ये समझना पड़ेगा है। तो अगर आप हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखेंगे, आप 5 मिनट हिंदी आप लगातार बोल के दिखाइए जिसमें उर्दू का वर्ड ना हो। तो उर्दू और हिंदी तो मौसी और का रिलेशनशिप है। तो दैट इज ये हमें समझना पड़ेगी इस चीज को। तो हम कितना हटाएंगे? आप दूध को दही से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना आप। दही जो है दूध में से ही बनेगी है। तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है ये। हाँ, एक जो कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस होती है उनको हमें चैलेंज करना है इन द सिस्टम सेटअप बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने भी कही थी कि हमें जो पॉइंट्स हैं जहां पर हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, दैट हैज टू बी एड्रेस्ड विद इन दी फोर वॉल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। And I think the recent judgments by the Supreme Court has given a positive vibes to us. And yes, there are challenges. I think that will be taken care of in the due process of time. आप कह रहे हैं कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, काश ये सच होता कि कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज होते।
आइडियाज हाँ कंफ्लिक्ट ही नहीं कर रहे हैं, एक ही आइडिया जो प्रिवेल कर रहा है, एक ही आइडिया जिसको थोपा जा रहा है। अगर कंफ्लिक्टिंग आइडियाज होते तो वो तो बहुत अच्छा होता, वो तो प्राइमर होता, प्राइमर ऑफ डेमोक्रेसी होता कम से कम, कि उससे अगर मान लीजिए पूरी डेमोक्रेसी खराब भी होता है तब भी वो थ्रेड पूरा कंप्लीट कर लेगा। वो तो कंफ्लिक्टिंग आइडियाज हैं ही नहीं। जो आइडिया कंफ्लिक्टिंग है या तो उसको डिफीट कर दिया जा रहा है या तो फिर उस आइडिया को देने वाले को ही खत्म कर दिया जा रहा है। कम से कम कोशिश तो यही। और अब आप सोच के देखिए, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, कल क्या हुआ कि वहां कर्नाटका में, मतलब आप ये समझिए जो जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कर क्या रही है, उसके लोग कर ये रहे हैं कि आज तक कभी मतलब ऐतिहासिक रूप से कभी इतना ज्यादा पोलराइजेशन हिंदुओं और मुसलमानों में नहीं हुआ होगा, खासकर पॉलिटिकली। वो हर उस को अवसर नहीं मिलता तो वो अवसर बना लेते हैं। कल क्या हुआ कि कर्नाटक में नासिर साहब जो हैं वो चुनाव जीत गए, राज्यसभा का कांग्रेस से चुनाव जीत गए, ठीक है। वहां भी विधायकों का आना जाना हुआ था, ठीक है। अब चुनाव जीत गए तो उनकी रैली में क्या हुआ कि लोग नारे लगा रहे थे, नासिर साहब जिंदाबाद, नासिर साहब जिंदाबाद, ठीक। तो जो बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री के करीब अमित मालवीय, उन्होंने उस वीडियो को डिस्टॉर्ट करके ट्वीट किया और उसमें था पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आपके ऑप्टिमिज्म का समर्थन करता हूं। आप ये जानते हैं कि ये विष जो है, ये जहर जो है, वो कितना तेजी से फैलता है, कि हम समझ पा रहे हैं इस बात को। अच्छी बात है कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत सुंदर बात है, कितना अच्छा लगता है आशावादी होना, ये शब्द अपने आप में कितना खूबसूरत है। पर कभी हमने देखा कि कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर गया है। जब अच्छा किसी चूड़ी यहाँ वाले को जब किसी चूड़ी वाले को पकड़ के मार दिया जाता है, जब किसी व्यक्ति को गाय की वजह से मार दिया जाता है, तो आपको समझ में आता है कि आइडिया कितना अंदर तक चला गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रूलिंग पार्टी कर रही है ये, मैं ये कह रहा हूं कि जो जहर फैल रहा है ये उसके रिपरकशंस है। अब उससे एक कैसे बात यहाँ निपटे? कुणाल मैं चाहूंगा आप एक बात पे गौर करें। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरीके की ये जो बातें बनाई जा रही हैं, कॉन्कॉक्टेड ट्रुथ्स हम इसको बोलते हैं, कॉन्कॉक्टेड ट्रुथ्स क्रिएट किए जा रहे हैं कि इस तरीके का हम्म। पोलराइजेशन हो सोसाइटी में और एक पर्टिकुलर जमात को उसका बेनिफिट मिले। लेकिन आप एक बात सोचिएगा, भारत की 140 करोड़ आबादी है। इतना कुछ करने के बाद भी यदि आप ग्राउंड पर जाते हैं, जैसे भी मुरादाबाद में जब रैली हुई तो वहां पे कुछ हिंदुओं से पूछा गया कि आप क्या फील करते हैं, तो उन्होंने कहा हम तो मुस्लिम्स के साथ हजारों साल से रह रहे हैं, हमें तो किसी ने फोर्स नहीं करा कि आपको नमाज पढ़नी है। तो ये जो चीजें हैं ये एक्चुअली क्या होता है कि ये वन इन अ ऑड इंसिडेंट्स हैं, और किसी का अगर कोई आदमी वीडियो कॉन्कॉक्ट करके पाकिस्तान जिंदाबाद करवाएगा तो मुझे नहीं लगता उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लोगों पर पड़ेगा, कुछ सेक्शन ऑफ लोगों पर पड़ेगा। लेकिन जो भारत का आम नागरिक है, जो भारत की आम जनता है, उनको इस बात से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और इसका बहुत क्लियर एग्जाम्पल आप जाके देखिए, निजामुद्दीन औलिया साहब के यहाँ जाइए, आप अजमेर दरगाह शरीफ पे, मथुरा में जाइए, वहां पर आपको माहौल में कोई बहुत ज्यादा एनिमोसिटी नहीं दिखेगी लोगों के अंदर। हाँ, कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश आज सन 47 के टाइम से हो रही है कि इंडिया के अंदर बाइफरकेशन किया जाए। तो लेकिन ये पॉसिबल है नहीं, इस भारत को बाइफरकेट कर पाना या सोसाइटी को फ्रेगमेंट करवाना इतना आसान नहीं है, बिकॉज हमारी जड़ें बहुत मजबूत है। हाँ, ये पोलराइजेशन से थोड़ा हमें लगता है कि एक वन इन ऑड इंसिडेंट हो जाता है कि साहब ऐसा हुआ है, बट आप बैंगलोर को आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए। आपने बैंगलोर का एग्जाम्पल किया, अगर ऐसा होता, अगर सोसाइटी वाकई इतनी फ्रेगमेंटेड होती, तो इतना कुछ एफर्ट्स करने के बाद भी वहां पर बीजेपी हार गई। कौन सी पिक्चर चलवाई थी, केरला मूवी चलवा दी, क्या नहीं किया गया बताओ आप। लेकिन पब्लिक ने किसको वोट किया? राइट नाउ आई मीन हैदराबाद। अभी मैं हैदराबाद में हूं, और हैदराबाद का मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे मेरी बहुत लोगों से बात होती रहती है, तो पीपल हैव वोटेड फॉर कांग्रेस। अभी एक रिसेंटली एक एडिटोरियल था हिंदू में, द डिफरेंस बिटवीन द सदर्न स्टेट्स एंड द नॉर्दर्न काउ बेल्ट्स। तो आप सदर्न स्टेट्स को आप देखेंगे डेवलपमेंट, अगर आप इंडिकेटर्स देखते हैं तो दे आर वे अहेड ऑफ नॉर्दर्न स्टेट। तो कहीं ना कहीं हुआ क्या कि इस कुणाल साहब, हुआ क्या कि हमने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस नहीं किया। ये एक दिक्कत हो गई। हमारा जो फोकस होना चाहिए था वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पर होना चाहिए। हमने एजुकेशन को कनेक्ट कर दिया एम्प्लॉयमेंट के साथ, जबकि एजुकेशन का पर्पस था एनलाइटनमेंट ऑफ ब्रेन। वो हमारा हुआ नहीं।
इसीलिए जो आप जो देख रहे हैं, जो लैक ऑफ इंटेग्रिटी की बातें करते हैं, एथिक्स की बातें करते हैं, या जो अवसरवाद राजनीति की बातें होती है, ये उन लोगों की बातें होती है। और मैं आपको देखूंगा, ये अगर अभी आम चुनावों में आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से हवा का रुख पलट रहा है, जिस तरीके से लोग अब समझ रहे हैं, लोग चीजों को समझना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, और द थिंग्स आर मूविंग, जिस तरीके का पब्लिक में उनको रिस्पांस मिला, यूपी में जबरदस्त रिस्पांस मिला। वो अलग बात है कि जो मेन मीडिया उन्होंने कवर नहीं किया, लेकिन जो ग्राउंड पे वो तो दिख रहा है। आप सोचो कितना जबरदस्त रिस्पांस है राहुल गांधी का लोगों के। जबकि हम ये कह सकते हैं कि यूपी इज वन ऑफ द स्टेट्स, जहां पर यूपी है, मध्य प्रदेश है, आपका राजस्थान है, ये वो स्टेट्स हैं जो काउ बेल्ट्स हैं, जहां पर पोलराइजेशन ऑफ रिलीजन बहुत ज्यादा है, लेकिन जब ग्राउंड पर जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक कैविएट है यहाँ पर, वो ये कि हम जो सिविल सोसाइटी है उसको इस नरेटिव से लड़ना पड़ेगा। हम ठंडे होके नहीं बैठ सकते, हमें इस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। दैट इज द पॉइंट। अब आपके हाथ में जो किताब है द डीप स्टेट, आप सोचिए डीप स्टेट किताब जो लिखी गई है, इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द एस्टेब्लिशमेंट। और ये किताब आपके हाथ में, ऐसा नहीं डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर, हाँ कुछ चैलेंजेस हैं, तो दैट चैलेंजेस कैन बी मेट। यार देखिए, मेरी जो पर्सनल चिंता है वो दूसरी है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास बंदूक थी लड़ने के लिए, ठीक है, और बंदूक को हैंडल करने में गलती हो जाती है, रिवॉल्वर थी मान लीजिए, तो उससे एक गोली चलेगी, 5-6 गोलियां 6 चल जाएंगी, तो ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों का नुकसान होगा, 6 लोग मर जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर आपके पास लड़ने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब है और मिस हैंडल हो जाता है, तो आप जानते हैं कि कितना नुकसान होगा, बिल्कुल समझते होंगे आप कि कितना नुकसान होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब एक जर्नलिस्ट खुल करके लाखों करोड़ों लोगों के बीच में ये बात कहता है कि राजनीति में नैतिकता की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब वो लाखों लोगों को इस बात का मैसेज दे रहा, और वो सक्सेसफुल जर्नलिस्ट है, ठीक है, वो इस बात का मैसेज दे रहा है। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तो क्या है कि वो लाखों लोगों को इस बात का मैसेज दे रहा है कि इससे राजनीति और नैतिकता में कोई संबंध नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा मैसेज दे रहे हैं, आई एग्री, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो आपकी अमित मालवी की रीच बहुत जबरदस्त है सोशल मीडिया में, ठीक। जब वो एक फेक वीडियो बनाता है, फेक वीडियो बना के डाल देता है, ठीक है, तो वो फेक वीडियो क्या करता है, हर जगह पहुंच जाता है। उनकी जमीन में रीच है तो चारों तरफ पहुंच गया कि कांग्रेस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके पास 10 साल से वो पावर में नहीं है, तो उसके पास फंड नहीं है, उसके लीडर्स डर और लालच की वजह से छोड़ करके भाग रहे हैं। एक नेता है जो लगातार मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत से घबरा करके एस्टैब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि पार्टी को लगातार कमजोर किया जाए। दूसरी तरफ मीडिया में यह हालत है कि लगभग 60 से 70 करोड़ लोग प्रतिदिन प्रोपेगेंडा देखते हैं सेम टाइम पर, शाम को 7 बजे से लेकर के 9-10 बजे, 60-70 करोड़ लोग। कोई भी यूट्यूब चैनल इतना पावरफुल नहीं है जो 60-70 करोड़ लोगों तक रीच पहुंचा सकता हो। मैं ये कह रहा हूं कि जो इंफॉर्मेशन युग है ना, ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कि अगर मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल नहीं किया गया तो वो तो सब कुछ बर्बाद कर देगी, और वही हो रहा है। जो वो वीडियो गड़बड़ था उसकी जो सच्चाई 4 से 10 लोगों को पता होगी, 1,50,000 लोगों को पता हो जाएगी। कन्हैया कुमार आज भी पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है, पता है आपको? जबकि जेएनयू वाले मामले में, हाँ हाँ, जबकि जेएनयू वाले मामले में गवर्नमेंट आज तक चार्जशीट तक नहीं दाखिल कर सकी उसके खिलाफ, और चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर सकी, इसके बाद भी उसको माना जाता है कि जेएनयू में लोगों ने नारे लगाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों लगाएगा कोई? वो पूरी तरीके से फ्रॉड केस था, चार्जशीट तक नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि खतरा है जिसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है भारतीय लोकतंत्र के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इस खतरे का मतलब ये नहीं कि हमारा लोकतंत्र ही खत्म हो गया, हमें बहुत निराशावादी हो जाना चाहिए। आज आप सोचिए कुणाल, आज मैं और आप बैठे हुए हैं और हम इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि उस जर्नलिस्ट ने ये जो वक्तव्य दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत वक्तव्य था। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है हमारी 75 साल की शिक्षा जो हमने भारत में लोगों को दी है, ये उसका प्रतिफल है, कि आज हम उस बात को डिनाउंस कर रहे हैं।
आज मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, आप आगे देखेंगे आने वाले 1-2 दिन में आप उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिबटल होगा बाकी लोगों से भी। ऐसा नहीं है। आज कुछ लोग अपने फायदे के लिए एस्टेब्लिशमेंट की बातें करने लगे, तो वो हमेशा रहा है। अगर आप महाभारत के युग में भी देखेंगे तब भी रहा था। सारी दुनिया कौरवों को सपोर्ट कर रही थी, पांडवों के साथ सिर्फ श्री कृष्ण भगवान थे, राइट? तो इट इज प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी। अब आप सोचो कि हमारा जो नेशनल मोटो है, जो कठोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, वो ट्रूथ, दैट इज ट्रू, ट्रूथ प्रिवेल्स हमेशा होगा। मैं कितना और अब फर्जीवाड़ा कर दूं, कितना मैं इंफॉर्मेशन गलत फैला दूं, एट द एंड ऑफ अ डे पीपल विल कम टू नो द ट्रूथ। आप फ्रीडम, हमारा जो इंडिया का जो इमरजेंस है वो फ्रीडम मूवमेंट से, हमारी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। और आज अगर कोई आदमी ये कहता है कि सावरकर साहब बहुत बड़े जो थे क्रांतिकारी थे, आई हैव अ फुल रिस्पेक्ट फॉर सावरकर, नो डाउट इन इट, बट टिल 1911, 1911 तक के सावरकर को मैं नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूँ। हाँ, 1911 के बाद जो सावरकर निकल के आए, वो हमारे लिए प्रश्न चिन्ह पैदा कर देते हैं। और आप सोचिएगा, अगर अगर एक यहाँ पर वर्ग है जो सावरकर को सेलिब्रेट करता है, तो यहाँ पर वो वर्ग भी है जो सावरकर की सच्चाई लोगों तक लेके आता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए कुणाल आप। नहीं, नहीं, तो आप यानी सही कि कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। समाज में ये जो चर्निंग है ये हमेशा होनी चाहिए। बट ये है कि हाँ, कई बार थोड़ा, बिकॉज अभी क्या यूट्यूब का जमाना है, तो जो इन्फॉर्मेशन है एकदम वाइल्ड फायर की तरह सोशल मीडिया पे फैल जाती है, लोग उससे इंस्पायर्ड हो जाते हैं। लेकिन मैं आप देखेंगे आने वाले समय में पीपल विल कम टू देयर सेंसेस, मासेस विल कम टू देयर सेंसेस। एट द एंड ऑफ अ डे सर, वी आर इंडियंस, आवर डीएनए इज इंडियन। हम समझ जाएंगे रिलीजन, सर हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है सर। अभी आप देखिएगा, अभी एक आज मैं न्यूज देख रहा था, न्यूज आई अभी जहां से, ये यूपी में कोई जगह है बुलंदशहर के पास, अलीगढ़ आई है बुलंदशहर के पास, आई एम नॉट श्योर। वहां पे एक दलित प्रधान था जो आता था वाल्मीकि सोसाइटी से, उसकी वाइफ की डेथ हो गई और शमशान घाट में उसको जो है, वहां के जो दबंग लोग थे अपर कास्ट, तो उसको अलाउ नहीं किया उसकी वाइफ को क्रीमेट होने के लिए। तो ये 2024 का भारत है, हम राम राज्य की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इस एक इंसिडेंट को देख के बहुत हतोत्साहित हो जाएंगे? नहीं। दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि इन द 75 ईयर्स बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी की है दलितों ने, ट्राइबल्स ने। हाँ, ये चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड अ एमिकेबल सोल्यूशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इतना स्पेस देता है कि हम अपनी बात को स्ट्रांगली रखें। यही वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जिसने जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया। नहीं, देखो होता क्या है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, इट ड्रिवन बाय पर्सनालिटीज, इट ड्रिवन बाय इंडिविजुअल्स। इंस्टीट्यूशन गलत नहीं है, हाँ इंडिविजुअल जो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो सही या गलत हो सकते हैं। और हमारा जो सिस्टम है, अगर आज एक कंसर्न इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, उनका शायद झुकाव एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी की तरफ हो सकता है, बट मे बी द नेक्स्ट टाइम द सम अदर पर्सन विल कम, ही विल हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस एंड इवन द वही तो मैं पर्सन पूछ विल। रहा हूँ, हाँ, वही पूछ रहा हूँ अश्विनी, वही पूछ रहा हूँ कि वो हाँ, इंडिपेंडेंट थॉट का इंसान कैसे आएगा? आपने पढ़ा कि उसे, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनने का क्या तरीका है? मतलब हम क्यों सपने में जीना चाहते हैं? मैं बस इतना पूछ रहा हूँ। आई कैन ऑल्सो बी हाँ भाई, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, इट वुड बी गुड आप टू एक हैव बात समझो कुणाल, फीलिंग, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि अभी बिल्किस बिल्कुल, बानो का जो इंसिडेंट होता है वो गुजरात बिल्कुल, में होता है। बिल्किस बानो ठीक है, कम्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी, लेकिन जो लोग उसकी चार्जशीट फाइल करते हैं, जो लोग कोर्ट केस लड़ते हैं, वो सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं है। ठीक है। आपको ब्यूरोक्रेसी का एक रूल समझना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी बनाई इसलिए गई थी कि रूल ऑफ लॉ से चलेगी। और जो पॉलिटिशियंस हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसीलिए आज जो ऑफिसर, शायद हो सकता है कि जो लोग उस पद पे बैठे हैं कुछ कारण रहे हों, लेकिन आप देखिएगा आने वाले टाइम में दे विल डू गुड वर्क, दे विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ व्हिच दे हैव टेकन ड्यूरिंग देयर सर्विसेज। द राइट सेंस ऑफ विजडम विल प्रिवेल टू देम, आई एंड आई होप दैट थिंग्स विल बी फाइन। तो ऐसा नहीं है कि हमारी डेमोक्रेसी साहब खतरे में है। डेमोक्रेसी ठीक है, ये चैलेंजेस हैं और ये भी मिटिगेट हो जाएंगे। और आई होप दैट थिंग्स आर गोइंग इन अ गुड वे। आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम्स फॉर इंडिया। हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क है ना, बट हमको क्या लग रहा था, हमें तो लग रहा था इंडिया स्टैब्लिश हो गया, कहानी खत्म। वी हैव प्रिवेल ओवर ऑल ओवर
ओल्ड प्रॉब्लम्स। तो ये अच्छी बात है, चैलेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर आज हमें, क्योंकि जो लिबरल्स थे उनको लगा था सब कुछ ठीक हो रहा है ग्राउंड पे, लेकिन आज दिख रहा है कि यार आज तो पोलराइजेशन और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो अच्छा है, हमारे लिए बहुत स्ट्रांग चैलेंज है कि हम इस चैलेंज को कैसे फेस करते हैं, जो सिविल सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है, किस तरीके से सही बात लोगों तक पहुंचाती है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। दैट इज द पॉइंट आई वांट टू मेक। मेरा बस सिर्फ इतना मतलब था इस पॉइंट को रेज करने का कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर एज इंस्टीट्यूशन खराब है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज इंस्टीट्यूशन गड़बड़ है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि इनकी फंक्शनिंग पिछले 10 सालों में वैसी नहीं रही जैसी कि पहले होती थी, और इसकी वजह से बहुत सारे नागरिक अधिकारों को रोक दिया गया। आपने देखा होगा भीमा कोरेगांव केस में क्या हुआ। एक आदमी जो 82 साल का था, स्टैन स्वामी, ठीक है, उसको बाहर ही नहीं निकलने दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। आप संतुष्ट हो सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड वाले केस से, आप ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, पर मैं ये सवाल मेरे दिमाग में बना रहेगा। एज ए सोसाइटी हमको शर्म आनी चाहिए कि 82 साल के आदमी से सरकार को क्या खतरा था। और चलिए सरकार के तो कोई बात नहीं है, सरकार को तो और भी बहुत सारे खतरे हो सकते हैं, राजनीतिक खतरा होगा, पर कोर्ट को क्या खतरा था? उनको नहीं समझ में आ रहा था 82 साल का आदमी कौन सा हमला कर देगा। एक तो वो दोषी नहीं साबित हुआ था, ट्रायल चल रहा था, तो क्यों मतलब उसको बाहर ही नहीं निकाला, और वो आदमी मर गया। और आपको लगता है कि ये एक सामान्य घटना है? ये सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा देखो डेंट है हमारी जुडिशरी में। कुणाल, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि सोसाइटी में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। ये वही शब्द मैं यूज कर रहा हूँ जो फ्रेंस काफका की बड़ी मशहूर नॉवल है मेटामॉर्फोसिस, वो सोसाइटी में कभी नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े चेंज सोसाइटी में एकदम नहीं होते हैं, इट इज अ स्लो प्रोसेस। आज मैं ये देखिए, कहना चाहूंगा कि आज भी हमारे भारतीय समाज में जो डेमोक्रेसी की जड़ें हैं वो इतनी गहरी नहीं हुई, तो हमें अभी और काम करने की आवश्यकता है। आज भी जो सेकुलर वैल्यूज जिसके लिए नेहरू खड़े हुए, मिसेस इंदिरा गांधी खड़ी हुई, और जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो खड़े, वो सेकुलर वैल्यूज अभी हमारे अंदर नहीं पहुंची है। तो हमारा जो मैं काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम कैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सेकुलर वैल्यूज को इम्बाइब करें अपने कल्चर के अंदर, अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, विच आई थिंक विच अवर previous government has failed in doing so. We मैं need to पर्सनल accept it. कैपेसिटी में, अश्विनी, मैं पर्सनल कैपेसिटी में आपसे पूछ रहा हूं कि अगर हम्म। हाई, आपने इसका जिक्र किया, मेटामॉर्फोसिस का जिक्र किया, मैं पूछ रहा हूं कि जो हाई कोर्ट का जज है, वो हाई कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मानी जाती है, ठीक है, अभिलेखों का न्यायालय उसको भी माना जाता है, हाई कोर्ट को भी माना जाता है, उसके निर्णय कॉन्स्टिट्यूशन की क्षमता, कॉन्स्टिट्यूशन की जैसी क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो उसके जज में भी इतना बदलाव नहीं आया था, वहां तक पहुंचने पर उसको बदलाव नहीं आया था कि 82 साल के आदमी को छोड़ देना चाहिए हमको। और ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को छोड़ा नहीं गया, उसको भी नहीं छोड़ा। आप नहीं देखो, कैसे ये जो ऑप्टिमिस्टिक घटना कैसे हुई हो सकते हैं पर्सनल अब, कैपेसिटी में? आ, अरे कुणाल, ये थोड़ा सा मैटर जो है लीगल पैरामीटर का मैटर है। ये हमको नहीं पता कि जो जो अपोजिटिंग अपोजिंग पार्टीज थे, जो अपोजिंग लॉयर्स थे, जो एडवोकेट्स थे, उन्होंने क्या एविडेंसेस रखे जज साहब के सामने, क्या उन्होंने प्लीड किया, क्या ब्रीफिंग दी है, ये हमें नहीं मालूम है। वी आर पूरी नॉट अवेयर ऑफ दुनिया इट। के अखबारों में छपा है अश्विनी, पूरी दुनिया भर के अखबारों में छपा है। पूरी दुनिया में हमारी जिल्लत हुई है, बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है कि वो आदमी टेररिस्ट नहीं था, वो उसको एक्यूज किया था गवर्नमेंट ने, वो साबित नहीं हो पाया था। मैं ये, मुझे भी नहीं मालूम है, मैं कोई लॉयर थोड़ा ना हूं, ना आप लॉयर हैं, हमें नहीं पता है लीगल इंटीग्रिटी क्या है। मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि एक 82 साल के आदमी को आपने किसी केस में अंदर कर दिया, ठीक है, शायद वो शायद उन पर एनएसए लगा था या यूएपीए लगा था। अब उस यूएपीए। आदमी को बाहर ही, हाँ यूएपीए लगा, अब आप उनको बाहर ही नहीं निकल, उसको स्ट्रॉ से पीने के लिए, स्ट्रॉ तक के लिए उसको हाईकोर्ट की परमिशन लेनी पड़ी बस, क्योंकि वो खा पी नहीं सकते थे बेचारे। वो दोषी थे, वो एक अलग बात हो गई, दोषी बहुत सारे लोग निकलते हैं, वो एक अलग बात हो, पर हम इनह्यूमन थोड़ा ना हो सकते हैं। आप कह रहे हैं ना कि हमारी लोकतंत्र की जड़ें नीचे नहीं पहुंची हैं, ठीक बात, अच्छी बात है, हो सकता है मेरे गांव तक ना पहुंची हूं, आपके गांव तक ना पहुंची हूं लोकतंत्र की जड़ें, पर क्या लोकतंत्र की जड़ें हाई कोर्ट के जजों के पास भी नहीं पहुंची हैं, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं? और हमें डर किस बात का होना चाहिए? हम ये तो कह ही सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इनह्यूमन है। अगर वो मर्डरर भी होता आदमी, तब भी आप उसको, आप उसको सुविधाएं तो उपलब्ध करा ही सकते थे। मास मर्डर थोड़ा ना, कि हिटलर थोड़ा ना था वो। आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है आवाज। मेरा वीडियो थोड़ा फ्रीज हो गया अपना।
हाँ 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 हाँ, ये बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, आप इतना क्या ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं हो गया ये? नहीं नहीं, ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप जब स्टैन स्वामी की बातें कर रहे हैं तो मेरे को ये भी पता है जो बाकी जो लोग थे, बाकी जो लोग इसमें अरेस्टेड थे उनको बाद में बेल मिली है, नाउ दे आर आउट ऑन द बेल, चाहे उसमें सबको नहीं मिली है, बेल फिर भी तुम। सबको नहीं मिली है, अभी भी सबको हाँ, नहीं मिली है। ठीक है। सम आर और आउट स्टैन एक्चुअली। स्वामी की और स्टैन स्वामी की मौत ने एक इम्पैक्ट डाला होगा जरूर, निश्चित रूप से। पर वो आदमी तो चला गया, एंड दैट इज द डेंट टू अवर डेमोक्रेसी एंड Democracy, that I do कॉन्स्टिट्यूशन। agree, that is a dent of democracy, but I don't lose hope in democratic credentials of our constitution. I hope that these are the little bit tough times, but that tough times will disappear away. No need to worry about it. नहीं, We need to strive for excellence and keep working here. ठीक चिंता है? चिंता की बात सिर्फ इतनी है कि चिंता की बात सिर्फ इतनी है कि हम इसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, और कुछ नहीं है। हाँ, और इस डिस्कशन का मतलब ही यही था कि हम इस बारे में चर्चा कर पाते कि डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टीट्यूशनल exactly, सेटअप में क्या exactly. प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू अश्विनी, तुमसे बात No, करके बहुत अच्छा likewise, लगा, it बहुत was a धन्यवाद। learning experience for me.